हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बढ़िया हैं? आवाज़ आ रही है कि नहीं बताइएगा, सब कुछ क्लियर है कि नहीं? वी आर गुड टू गो और नॉट? आरआरबी एनटीपीसी 5 जून को होने वाला है, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। अलाना फलाना ढिमकाना गया भाड़ में। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिर्फ वही पढ़ाऊंगा, वही पढ़ना है। 15 मिनट के अंदर पहला पार्ट आज कंप्लीट कर देंगे। संडे तक कम से कम 40 में से कम 25 नंबर का तो मैं इसी हफ्ते में खींच दूंगा, जो आपको अभी अभी पढ़ना है, रिवाइज करना है। क्लियर है? अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। कैसे करेंगे? इसी यूट्यूब पे कमेंट मार दीजिएगा कि टेलीग्राम में आपको चाहिए, तो हम लोग वहां पर एक आईडी बनाकर, कोई है नहीं मेरी कोई आईडी टेलीग्राम पर, तो आईडी बना के आपको मैं लिखी हुई पीडीएफ जो मेरे पास अभी है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए पॉलिटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा ईजी यही आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहला वाला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 11 सेशंस में ये हो गया था। 165 दिन का डेलिब्रेशन था। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आप पढ़ते रहते हैं, ज़्यादा हलाना फलाना नहीं, इजी टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा हुआ है ये एडॉप्ट, ये वर्ड याद रखिएगा, हाईलाइट कर देता हूं। अरे कहाँ चलना पेन भाई, क्या हो गया इसको? क्या है? एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। प्रीएम्बल में ये डेट लिखी हुई है। पूछ सकता है कि प्रीएम्बल में कौन सी डेट लिखी हुई है? 26 जनवरी 1950 लिखी हुई है क्या? नहीं, 26 नवंबर 1949 लिखी हुई है। इस दिन हमारा संविधान हमने एडॉप्ट किया था। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सर फोर्स में कब आया था? फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। पूरे देश में लागू हो गया था। फोर्स का मतलब होता है लागू होना, इन्फोर्समेंट का मतलब भी होता है लागू होना। तो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आया कब था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। आपको इतिहास तो पता होगा ना, क्या है कि 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते थे, जब जब देश को आज़ादी नहीं मिली थी 1947 तक। मतलब 31, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास 5 मिनट बता देता हूं तो आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा। क्या बोला मैंने? 31 दिसंबर 1929, जिसको याद, अच्छी बात है। इस डेट को हमने क्या किया था? रवि नदी के किनारे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाहौर के सेशन में क्या कर रहे थे? उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज, क्या बोल रहा हूं मैं, पूर्ण स्वराज की मांग की अंग्रेजों से। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वराज नहीं चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अच्छा जी, लाहौर सेशन में तो हमने 1930 से लेकर 1947 तक, मतलब 1930, अरे ये कहां से आ गया, चाहना ऊपर तक, क्या बोल रहा हूं मैं, हटाओ सबको। अब आओ ठीक से। क्या बोला मैंने? 1930 से लेकर 1947 तक क्या किया है? इनके बीच में हमने 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया था। याद रखिएगा, इसलिए जब हमने संविधान को पूरे देश में लागू किया तो ये डेट लोग भूल ना जाएं, जो हमारा पहले इंडिपेंडेंस डे हुआ करता था, तो इसको हमने रिपब्लिक डे मना दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी आज़ादी से पहले हमारा रिपब्लिक डे नहीं था, इंडिपेंडेंस डे था। पर हमें तो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मिला। तो हमने जब असली इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू किया तो लोग इस डेट की महत्वता को ना भूल जाएं, इसलिए हमने इसको रिपब्लिक डे कर दिया कि इस दिन देश में संविधान का दिवस मनाया जाएगा, अच्छी अच्छी चीजें होंगी। क्लियर हो गया? तो 3 डेट है, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 31 दिसंबर 1929 इतिहास से। क्लियर है? ये सारी चीजें मैंने बोल दी हैं तो आपको याद होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर आए थे, जिसे हम प्रीएम्बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीएम्बल भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो ऊपर जा, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रीएम्बल भी कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर आए थे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है पहली बार कब मिली थी? 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा जी, टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे इस चीज के? आपके डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। परमानेंट प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एरो देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे आपके? सचिदानंद सिन्हा। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे आपके? एच सी मुखर्जी। तो एग्जाम में इस तरीके से आएगा
कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राजेंद्र प्रसाद जी को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था क्या? नहीं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। मुझे लगता है पहले ही पेज से कम 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि मैंने ये जो टॉपिक डिजाइन किया है ना, आप लोग बता देता हूं, ये पीवाईक्यू के बेसिस पर है। जितना भी पीवाईक्यू आया हुआ है मैंने उसको टॉपिक बाय टॉपिक सेग्रीगेट कर दिया है, और जो मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो जो मुझे लगता है कि यहां से और कुछ पूछ सकता है तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है। तो बहुत कम पेजेस में, 4 पेजेस में हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हुए चले जाएंगे। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती केस से आया था, बताने की जरूरत नहीं है। सीओआई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, केबीसी मतलब केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया क्या? कि प्रियम्बल हमारे संविधान का एक पार्ट है। जब तक ये जजमेंट नहीं आई थी, प्रियम्बल को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मानते थे। ठीक है, थोड़ा स्केड्यूल डिसाइड कर लेते हैं फटाफट, क्या है, क्या रहेगा हमारा। 12 स्केड्यूल हैं। 8 स्केड्यूल संविधान बनने तक हमारे थे, जब संविधान अच्छी तरीके से लागू हो गया तब तक भी चला, पर देश को लगा कि अभी उसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है, तो हमने 4 स्केड्यूल और ऐड कर दिए। तो जब हमारा संविधान पूरे देश में बन गया था, जब हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया था, तब तक हमारे पास सिर्फ 8 स्केड्यूल थे, याद रखिएगा। पहला स्केड्यूल क्या बताता है? पहला स्केड्यूल हमें बताता है किसके बारे में? स्टेट्स और यूटीज की लिस्ट देता है, नाम बताता है, टेरिटोरियल बाउंड्री बताता है, बाकी सब आना फलाना ढिमकाना। सेकंड स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, अब पढ़ते हैं। मैंने यहां पर क्या किया है, एक लाइन खींच दी है आप लोगों के लिए। क्या किया है? एक लाइन खींच दी है बड़ी सी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, एलओसी, और सैलरीज को डिवाइड कर दिया है, एक तो तरफ सेंटर, एक तरफ स्टेट। याद नहीं करना है, दिमाग में बिठाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की फॉर्म में, रटना भी नहीं। सर इसको तो रटना पड़ेगा, नहीं रटना है। देखो ध्यान, सुनो मेरे ध्यान से। यहां पर देश में प्रेसिडेंट, राज्य में गवर्नर, देश की संसद में स्पीकर, राज्य की संसद में, जिसे विधानसभा कहते हैं, वहां पर भी स्पीकर। राज्यसभा में आपका क्या होता है? चेयरमैन होता है। तो यहां पर भी एक चेयरमैन होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वहां की लोकसभा में एक डेप्यूटी स्पीकर होता है, यहां भी डेप्यूटी स्पीकर होता है। यहां पर भी चेयरमैन है, वहां पे भी चेयरमैन है, यहां भी डेप्यूटी चेयरमैन है, वहां भी डेप्यूटी चेयरमैन है। रटना पड़ा? कुछ नहीं। एक तरफ सेंटर, एक तरफ स्टेट, एक तरफ सेंटर, एक तरफ स्टेट। प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, वहां भी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, 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 खत्म हो गया। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राज्य में भी, सेंटर में भी। तो आपको बस एक जगह याद रखना है, दूसरी तरफ बस उसे कॉपी कर देना है। राज्य में, राज्य भी एक तरह का क्या हो गया, देश ही हो गया ना, कि वहां पर भी एक आपका फेडरलिज्म है, तो वहां पर भी एक गवर्नर होगा, वहां भी एक स्पीकर होगा, वहां भी एक डेप्यूटी स्पीकर होगा लोकसभा में, सॉरी आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, फिर चेयरमैन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, डेप्यूटी चेयरमैन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, खत्म हो गया। यहां पर हाई कोर्ट के जजेस बैठते हैं, देश में सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठते हैं, खत्म हो गया। पर याद रखिएगा, स्टेट में कोई गवर्नर नहीं होता है, सॉरी स्टेट में कोई कैग नहीं होता है। कैग सिर्फ किसमें होता है? आपका देश के स्तर पर होता है। इट इज अ 1 मेंबर बॉडी। वही देश का कैग जो होता है, याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, वही देश का जो कैग होता है वो राज्य के लिए भी काम करता है। हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। तो कैग जो देश के लिए काम कर रहा है वो राज्य के लिए भी काम करता है, इसलिए कैग हम स्टेट के लिए नहीं लिखते हैं। क्लियर हो गया? तो याद करवा देता हूं फिर से, आंख बंद कीजिए, एक बार मेरी बात मान लीजिए ना। अभी तो एग्जाम आने में सिर्फ 2 हफ्ते से भी कम बाकी है, तो बात मान लीजिए यार मेरी, प्लीज आंख बंद कीजिए। याद रखिए, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, वहां भी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, यहां पे चेयरमैन और राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ना, तो चेयरमैन और राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन और राज्यसभा, वहां भी चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यहां भी सुप्रीम कोर्ट का जज, वहां पर हाई कोर्ट का जज, खत्म हो गया। यहां पर कैग, कैग वहां होता ही नहीं है, खत्म हो गया। सबकी सैलरी यहीं से आ गई। किसकी सैलरी यहां पर नहीं आती है? प्राइम मिनिस्टर की सैलरी नहीं होती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं होती है सैलरी, एमपी एमएलए की सैलरी सेकंड शेड्यूल से नहीं आती है, यूपीएससी एसपीएससी के मेंबर्स यहां पर सैलरी नहीं उठाते हैं सेकंड शेड्यूल से। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओथ क्या होता है? ओथ आपका तीसरे शेड्यूल में है। यहां पर प्रेसिडेंट गवर्नर कहां से दिया, ये हटाओ उसको, ये गलत है, हट 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 हट। ओथ किसका? मिनिस्टर्स का, यूनियन मिनिस्टर,
आपका सेंटर में, स्टेट का मिनिस्टर आपके स्टेट में, होता है ना। एमपी आपका सेंटर में, एमएलए एमएलसी आपका स्टेट में। सुप्रीम कोर्ट का जज सेंटर में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते नहीं है वैसे, बस याद रखने के लिए बोल रहा हूं। तो सेंटर पे आपका सुप्रीम कोर्ट का जज, स्टेट में हाई कोर्ट का जज। कैग यहां पे ओथ लेगा, वहां पर होता ही नहीं है कैग, तो हो गया खत्म। इजी पीजी है भाई, ज्यादा हार्ड नहीं है, रटना नहीं है। तो एग्जाम में आए कि क्वेश्चन आ जाए, क्या प्रधानमंत्री तीसरे स्केड्यूल के हिसाब से ओथ लेता है क्या? अभी तक आया नहीं है, कभी भी यूपीएससी में भी नहीं पूछा है वाला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री जो आपका ओथ लेता है, शपथ लेता है, वो क्या थर्ड स्केड्यूल के हिसाब से लेता है? बिल्कुल लेता है, क्योंकि ही इज द एमपी ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा। एमपी है ना वो, तो वो ओथ तो लेगा ही ना, ओथ तो लेगा ही। तो पीएम जो होता है वो सैलरी नहीं उठाएगा। ऊपर देखिए, पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर, दूसरे स्केड्यूल के हिसाब से सैलरी नहीं उठाएगा, पर तीसरे स्केड्यूल के हिसाब से ओथ जरूर लेता है। प्रेसिडेंट और गवर्नर सैलरी उठाते हैं सेकंड स्केड्यूल से, पर थर्ड स्केड्यूल के हिसाब से ओथ नहीं लेते हैं। ये ओथ नहीं लेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर थर्ड स्केड्यूल के हिसाब से, ठीक है। बाकी यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, एमएलसी, ये आपका स्टेट और उस पर कॉपी होता रहता है सेंटर पर, ठीक है। इजी बिजी है ये। फोर्थ शेड्यूल क्या है? राज्यसभा का सीट, स्टेट में भी, यूनियन टेरिटरी में भी, पर हर यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा की सीट नहीं है। सिर्फ 3 जगह है। कौन सी 3 यूटीज? दिल्ली, पुड्डू, जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पुड्डू, जम्मू एंड कश्मीर, याद रख लो बस। राज्यसभा की सीट जो होती है वो पॉपुलेशन की बेसिस पर होती है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, फिफ्थ शेड्यूल जो होती है वो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स की बेसिस पर है। 10 राज्यों में फिफ्थ शेड्यूल में सिर्फ 10 आपके राज्य आते हैं। 10 कौन से 10 आते हैं? जम्मू कश्मीर आता है क्या? नहीं आता है। पंजाब आता है? नहीं आता है। उत्तर प्रदेश आता है? नहीं आता है। तो कौन से आते हैं? 10 राज्य। ये याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई थी अपने टाइम पर, तो आप लोग भी इसे याद कर सकते हैं। कैसे सर? आंध्र प्रदेश का भाई तेलंगाना, क्या है? आंध्रा का भाई तेलंगाना, ये एक सेट याद हो गया। आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही थे ना एक समय पर। अब एक डायग्राम बनाते हैं, एक छोटू सा। यहां पर क्या है? राजस्थान। यहां पर क्या है? गुजरात। यहां पर क्या है? महाराष्ट्र। यहां पर क्या है? मध्य प्रदेश। यहां पर क्या है? छत्तीसगढ़। ये सब आ गए। जितने भी वेस्टर्न और मिडिल पार्ट की आपके स्टेट्स हैं वो सब आ गए। राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया, यहाँ महाराष्ट्र आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया। ये सारा लाइन क्लियर हो गया एक ही बार में। रटना ही नहीं है। मैंने अभी आपको बोला कि रटो रटो रटो, रटना ही नहीं है भाई, खत्म हो गया यहीं पर। मैप बनाने के बाद गलत हो ही नहीं सकता। बस ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। क्या सर? ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। क्या बोला मैंने? ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ये 3 सेट जो है। अब बोल रहा हूं क्या करने के लिए, थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो। एक वर्ड बोल रहा हूं, वर्ड नहीं, एक तरीके से बच्चों को जब मैं पढ़ाता था ना, तो मैं उसको बोलता था JOP याद करो। क्या बोलो? JOP या जो बोल दो। अरे चल जा भाई बहन, क्या हो गया इसको? JOH, जो। क्यों सर? जे से क्या हो जाएगा? झारखंड। ओ से हो जाएगा ओडिशा। एच से हिमाचल प्रदेश। इसको बस एक तरीके से दिमाग में बिठा लो। जो नहीं भी याद करोगे तो जो, ये तुम्हें अभी दिमाग में बैठ चुका है। अभी तक मैंने तुम्हें नहीं रटवाया था, बस इसको रटवाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर ना कोई मतलब ट्रिक नहीं बनती। ओडिशा के पास झारखंड है तो हिमाचल प्रदेश थोड़ा दूर है, तो ज़बरदस्ती क्यों बोलूँ कि मैप से रट लो उसको? ये यहाँ से दिमाग में बिठाना पड़ेगा। जो क्या है? जो। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, फिर गुजरात, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। 10 राज्य ही हैं। याद रखिएगा, इन 10 राज्यों में शेड्यूल एरिया जो डिक्लेयर करने का होता है वो राष्ट्रपति बोलता है डिक्लेयर करने के लिए। गवर्नर नहीं बोलता है, पार्लियामेंट नहीं बोलता। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि 5वें शेड्यूल के हिसाब से क्या गवर्नर डिक्लेयर करता है शेड्यूल एरिया? नहीं। कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट करता है, पार्लियामेंट भी नहीं करता। 5th शेड्यूल में हम ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाते हैं। इसको रट लीजिए, इसमें कॉन्सेप्ट मत घुसिएगा, वो हमें यूपीएससी नहीं देना है। बस अभी तक ये एग्जाम में पूछा नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है पूछ सकता है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल किस में बनती है? 5th शेड्यूल में बनती है। कौन बनाता है? राष्ट्रपति के निर्देश से बनती है। 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज के बारे में है। सिर्फ 4 ट्राइबल एरियाज। कौन से? ATM मेम्मी।
एटीएम मेमी क्या है सर? एटीएम आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एटीएम मेमी, क्योंकि मणिपुर इसमें नहीं होता है तो मैंने इसको जानबूझकर मेमी किया हुआ है। मेमी, कौन सी मेमी? तो एमई से क्या हो जाएगा आपका? आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है। यहां पर 6th शेड्यूल में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, याद रखिएगा एडीसी। तो वहां बनती थी टीएसी, मतलब 5th शेड्यूल में क्या बनता है? टीएसी, यहां बनता है एडीसी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि 5th शेड्यूल के हिसाब से हम क्या बनाते हैं? टीएसी बनाते हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो ट्राइबल्स के बारे में बताते हैं कि ट्राइबल में ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन डालना है, ये करना है, वो करना है, वो सब काम करते हैं वो लोग। तो वो बनता है आपके 10 शेड्यूल एरियाज में, जो प्रेसिडेंट के निर्देश पे बनता है। पर 6th शेड्यूल में बनता है एडीसी। कहां पर? ये 4 राज्यों में, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में, जो गवर्नर डिक्लेयर करता है। यहां पर प्रेसिडेंट की पावर कम है, गवर्नर की पावर ज्यादा है। कहां पर? 6th शेड्यूल के 4 राज्यों में। तो वो 10 राज्य 5वें शेड्यूल में याद है कौन कौन से हैं? दिमाग में जोर डालो, कुछ तो याद होगा। गुजरात बताया था, ऊपर राजस्थान था, नीचे महाराष्ट्र था, बीच में मध्य प्रदेश था, बगल में छत्तीसगढ़ था। जो कौन? जो मतलब हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हो गए 10। यहां पर 10 4 14 राज्य। खत्म। चलें आगे। याद रखना, भूलना मत कि गवर्नर डिक्लेयर करता है 6th शेड्यूल के हिसाब से, और 5th शेड्यूल के हिसाब से प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है शेड्यूल एरिया। 7th शेड्यूल में लिस्ट है। कहां गई लिस्ट? ये रही लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट हम याद नहीं रखेंगे, कोई नहीं याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि वो कॉमन सेंस होता है। क्योंकि एग्जाम में मैं बोल दूं एटॉमिक एनर्जी किसका पार्ट होता है, कौन सी लिस्ट में आएगा? आप बोलोगे यूनियन लिस्ट, है ना, ऑब्वियस सी बात है। आएगा फॉरेन अफेयर्स, किस पे आएगा? आपका यूनियन लिस्ट। एग्जाम में आ जाए फॉरेन अफेयर्स किसका है? तो यूनियन लिस्ट का है। तो एग्जाम में कॉमन सेंस से यूनियन लिस्ट आप निकाल सकते हो, नहीं रटेंगे, फालतू चीजें क्यों रटेंगे? जो इंपॉर्टेंट चीजें वो रटेंगे, जो कॉन्सेप्ट वाला वो देखेंगे। स्टेट लिस्ट किसका है? मैं आपको निमोनिक बता रहा हूं, इसको दिमाग में बिठा लेना। एंड मोमेंट की बात है। क्या है? 4P। क्या बोल रहा हूं मैं? 4P। ये 4P क्या है सर? स्टेट लिस्ट हमें रटनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में आ जाती है। इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, लिस्ट रटना पड़ेगा, नाम ही है लिस्ट, रटना पड़ेगा। इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताऊं मैं? पब्लिक ऑर्डर। अच्छा सर, पब्लिक हेल्थ। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, पुलिस, प्रिजन। 4P खत्म। 4P स्टेट लिस्ट में, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, पुलिस, प्रिजन, खत्म। 3L। 4P 3L में पूरा स्टेट लिस्ट खत्म हो जाता है। L से क्या सर? लैंड, लोकल गवर्नमेंट। क्या बोला मैंने? लैंड, लोकल गवर्नमेंट, और आपका लिक्वर यानी कि दारू। मतलब 4P पुलिस, प्रिजन, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर, 4P और 3L से पूरा स्टेट लिस्ट खत्म हो गया। हां, एक याद रखिएगा, एग्रीकल्चर जो होता है इरिगेशन के साथ, ये आपका किसका पार्ट है? स्टेट लिस्ट का पार्ट है। इसको अलग से रटिएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने नहीं बनाया, क्योंकि सीधी सी बात है, हर एक राज्य में एग्रीकल्चरल के ऊपर जितनी चीजें होती हैं, लैंड होता है, ये होता है, वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो कॉन्सेप्ट वाली बात भी आ गई, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है। ये हम बचपन से जब पढ़ते हैं पॉलिटी, तो वैसे भी याद रखते हैं, तो इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। पर बाकी चीजें नहीं याद रखते, तो इसलिए मैंने बना दिया। 4P 3L याद रखिएगा, पब्लिक ऑर्डर के साथ स्टेट लिस्ट के अंदर। कंकरेंट लिस्ट में क्या है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमने कुछ स्टेट लिस्ट की 5 चीजें कंकरेंट लिस्ट में डाल दी थी, जो हमें याद रखनी है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 चीजें दिमाग में बिठा लीजिए कि एजुकेशन जो होता है उस पर स्टेट और आपका यूनियन दोनों कानून बना सकता है। आया था ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी। फॉरेस्ट हो गया, तो फॉरेस्ट को बचाना है, तो फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा आपका? फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा? फॉरेस्ट के अंदर वाइल्ड एनिमल्स भी होंगे, बर्ड्स भी होंगे, तो उनको भी बचाना है। तो सब कुछ फॉरेस्ट के साथ साथ वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स सबको बचाना है। वेट्स एंड मेजर्स भी आपका क्या हो जाएगा? कितना भार, कितना वजन, सबके लिए लिस्ट बनाई जाएगी। सब बनाएंगे, हम भी बनाएंगे, कानून बनाएंगे, स्टेट भी कानून बनाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं आते हैं, छोटे छोटे अदालत वाले। अरे क्या हो गया इसको? तरीके, चल जा भाई।
अटक गया था बकलोलवा, इतना कुछ होता है ना इस फाइल के अंदर, सब रुक रुक जाता है ये। हाँ, तो कंकरेंट लिस्ट में क्या थे हम लोग, कंकरेंट लिस्ट, ये 5 चीजें ही क्यों इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इसमें हमने अमेंडमेंट कर कर इसे स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट बनाया था। तो 5 चीजें कौन सी, एजुकेशन, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर आपका क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 चीजें याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन से आए थे। ऑस्ट्रेलिया से हमने ये कंकरेंट लिस्ट वाला चीज लिया था। ज्वाइंट सिटिंग जो है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, इसको हम अलग टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं, क्या होता है, कौन से देश से हमने क्या क्या चीजें ली हैं, क्या क्या बॉर्डर फीचर लिया है, वो हम पढ़ेंगे आगे जाकर। पर ये पॉइंट मुझे लगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कंकरेंट लिस्ट पढ़ रहे थे। तो कंकरेंट लिस्ट और ज्वाइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलिया से। 8वें शेड्यूल से हमने लैंग्वेजेस के बारे में बातचीत की है। 8वें शेड्यूल में क्या होता है, 14 से 22 लैंग्वेज, मतलब जब देश बना था आपका, संविधान के हिसाब से चल रहा था, तो जब देश में संविधान लागू भी हो गया तब भी हमारे पास 14 ही ऑफिशियल लैंग्वेज थे। अब हमारे पास 22 है। तो मैंने यहां पर बनाया नहीं है, वैसे याद होना चाहिए। सिंधी को ऐड किया गया था 21 से, 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेपाल मणिपुरी कोंकणी ऐड हुआ था 71 से, याद रखिएगा। और 21 और 71 को जोड़ दोगे तो बन जाता है 92। तो 92 से ऐड हुआ था बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो 21 71 को जोड़ोगे तो 92 बन जाता है। तो याद रखिएगा, सिंधी 21 से 71 से आपका नेपाली मणिपुरी कोंकणी, और बीडीएमएस से 92 से आपका बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अगर आपको ये 14 पूरे याद नहीं है तो कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, पर जो जो ऐड हुए थे समय के अनुसार वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और वो कौन सी चीजें ऐड हुई थी ये रटी होनी चाहिए। तो 14 से 22 में जो 8 ऑफिशियल लैंग्वेज और हैं ये याद होने चाहिए बाय हार्ट। कौन सी चीजें इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में नहीं है, तो इंग्लिश नहीं है, राजस्थानी नहीं है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत भी है। क्लियर है, याद रखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से क्लासिकल लैंग्वेज भी एक चीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए। आपके करंट अफेयर में ये चीज आई थी, क्यों, क्योंकि बहुत सालों तक हमारे पास सिर्फ 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी, अब हमारे पास 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। पुरानी 6 कौन सी थी, जितनी भी साउथ इंडिया की लैंग्वेज है ना सब डाल दो, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। संस्कृत भी थी, बस एक ऐड कर लेना, संस्कृत भी हमने बीच में घुसा दिया था। तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये 6 हमें याद होना चाहिए। करंट अफेयर में याद रखिएगा ये 5 हमने बाद में ऐड किया एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज, बंगाली, ये 2024 में ऐड हुआ है। मुझे लगता है कि क्लासिकल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज से 2 क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं, 11 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन सी कहां पर नहीं आती है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th शेड्यूल आपका पहली बार एक नया शेड्यूल ऐड किया गया, संविधान के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ता है, तो पहला संविधान संशोधन किया गया, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। क्यों किया, क्योंकि कानून बनाने में दिक्कत आ रही थी, बार बार जुडिशियल रिव्यू हो जा रहा था। तो क्या किया इन्होंने, 9th शेड्यूल में बोल दिया कि जो भी कानून बनाने वाली चीजें हम इसके अंदर डालेंगे 9th शेड्यूल में, उस पर जुडिशियल रिव्यू यानी कि कोर्ट फैसला नहीं सुना सकता। अच्छा ठीक है, पर बाद में जाकर आईआर कोहिलो केस में क्या हुआ, जुडिशियल रिव्यू होने लग गया। कहा कि आप कोई भी कानून बनाएंगे अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ेगा तो हम 9th शेड्यूल के अंदर दी गई चीजों को भी क्या करेंगे, जुडिशियल रिव्यू करेंगे। तो आज के जमाने में आप कुछ भी डाल दीजिए कहीं पर भी, उस पर जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकते हैं। कौन से केस से आया था, आईआर कोहिलो केस से आया था। क्या ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआर कोहिलो केस से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, देश के संविधान का 9th शेड्यूल जुड़ा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी नहीं होता तो क्यों डालता मैं। आईआर कोहिलो केस से याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है कि ये जजमेंट किस चीज के लिए था, 9th शेड्यूल के लिए था कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। हमारा संविधान में कोई भी लॉ कानून बनाएगा अगर संविधान के अंदर कोई भी संसद, तो वो आपका जुडिशियल रिव्यू होगा। 10th शेड्यूल में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, याद रखिएगा। जो नहीं बताता है, बोलते हैं कि दल बदलू, आज मतलब क्या कहते हैं, बीजेपी में है तो कल आम आदमी पार्टी, तो कल कांग्रेस, कल जनता दल यूनाइटेड में चला गया। जो आपके दल बदल लेते हैं उनको एक तरीके से दंडित करने के लिए एक तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ होता है।
कि देश का जो आपके संसद है और राज्य के अंदर जो आपका स्पीकर है वो क्या कर सकता है, फैसला सुना सकता है। क्या फैसला सुनाएगा सर, स्पीकर फैसला सुनाएगा। याद रखिएगा, देश का जो स्पीकर होता है संसद के अंदर वो फैसला सुनाता है कि ये आदमी दल बदलता है, इसको पार्लियामेंट से धक्के मार के बाहर निकाल दो। तो क्या बोलेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ में स्पीकर के पास पावर होती है एमपी को हटाने की। एमएलए के पास भी जो स्पीकर वाली हटाने की पावर है वो तो रहेगी ना। अगर मैं स्पीकर बोल रहा हूं तो स्पीकर मतलब आपका पार्लियामेंट में ही थोड़ी ना होता है, राज्य के अंदर जो विधानसभा है उसमें भी तो स्पीकर बैठता है, तो वहां पर भी कोई करेगा तो स्पीकर वहां पर फैसला सुना देगा कि ये आदमी को हटाओ। तो याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत 10th शेड्यूल के अंतर्गत, पहले हटा देता हूं इस चीज को, क्या बोला मैंने, 10th शेड्यूल के अंतर्गत एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत स्पीकर के पास पावर होती है किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई करने की। प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत। क्लियर है? चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th शेड्यूल, ये याद रखिएगा कि 10th शेड्यूल जो है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया था, राजीव गांधी जी लेकर आए थे। 11th शेड्यूल में पंचायत है, 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटीज हैं। ये जो 11th और 12th शेड्यूल है ना, इसको हम अलग से पढ़ेंगे अगले 20 मिनट वाले लेक्चर में, जिसमें हम पंचायत म्युनिसिपैलिटी पूरा पढ़ लेंगे। फटाफट में कितना टाइम हो गया, 26 मिनट हो गए। हम मैक्सिमम 20-25 मिनट ही लेने वाले हैं, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोगों को इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दिए, बोलिए कि सर चाहिए, हम डाल देंगे। वैसे आपको लिखना चाहिए सारे टॉपिक, जिससे आपको याद हो जाए सारे के सारे, अपने हैंडराइटिंग में जल्दी याद हो जाता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ही चाहिए, रिवीजन करने का समय उतना कम है कि आप मेरे ही टॉपिक चाहते हैं कि आपको सारा ये जितना टॉपिक है मैं आपको दे दूं, तो मेरे को क्या है, मैं आपको दे दूंगा, कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए, आप बोल दीजिए, मैं आपको डाल दूंगा। एक टेलीग्राम चैनल पे हम लोग आईडी बना लेंगे, जीएसपी संगीत सर, और उसमें मैं आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स वहां पे डाल दूंगा। ठीक है, बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेरा एकदम एनर्जी चला गया, आधे घंटे में बहुत जोर लगा के पढ़ाया मैंने। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। पहला पार्ट है ये, 4 टॉपिक्स में हम 4 टॉपिक्स में पॉलिटी के सारे टॉपिक्स कर लेंगे, 4 टॉपिक हिस्ट्री के, ऐसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मेरा नाम है संगीत झा, मिलेंगे फिर किसी एक टॉपिक में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।